हेगा हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। तो यार आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो यार अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। ये चैनल आपके लिए आइडल पेस है अगर आप जेई और नीट के फिजिक्स को एस करना चाहते हो। तो यार चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यार हम आज पढ़ने वाले न्यूक्लियर फिजिक्स। तो डिमांड आ रही थी वन शॉट वीडियोस की, बट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ पहले ही कि मैं 3 वीडियो बनाऊंगा 20 मिनट्स ईच की। उसका रीज़न ये है कि यार अगर मैं वन शॉट बनाऊंगा तो वो कम से कम 1-1.5 घंटे का हो जाता है और फिर मेरी भी एनर्जी कम हो जाती है लास्ट की तरफ। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं कम एनर्जी के साथ तुम्हें कुछ गलत चीज़ें बताऊं। मैं हमेशा चाहता हूं कि एडवांस्ड कंटेंट डिलीवर करूं और मेरी एनर्जी हाई होती है मैं तभी वीडियो बनाता हूँ। ऐसा तुम नहीं पाओगे कि मैं कभी भी सो के उठ के वीडियो बना दिया, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। इसलिए वीडियो में कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है यार, क्योंकि कॉलेज का लोड होता है कभी कभार। तो यार चलिए न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यार यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बीच ग्राफ है। ये अपना लाइन है y=x। अब यहाँ पे यार y=x का मतलब होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? तो देखो यार जो एटम स्टेबल होते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होंगे, मैं सारे नहीं दिखाया, बस बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है। स्कीमेटिक डायग्राम है, नॉट ड्रॉन टू स्केल। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? स्कीमेटिक डायग्राम मतलब ये स्कीम बता रहा है मैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, तुम इसे मान लो। सारे एटम्स नहीं दिखाया, बस दिखाया हूँ कि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। शुरुआत में डेंसिटी इस लाइन पे ज़्यादा है, उसके बाद इस लाइन से डेविएट होता है। तो यार देखो जब यहाँ तक मतलब कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर 20 तक n/p रेशियो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये होता है कि लोअर मास वाले एलिमेंट्स के लिए जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है तब हमारे पास क्या होता है, एटम स्टेबल होता है। और जब n/p रेशियो बड़ा हो जाता है, मतलब जब एटॉमिक नंबर 20 को एक्सीड कर चुका हमने, तो यार तब n/p रेशियो बड़ा हो जाता है। ये हैवियर एलिमेंट्स के लिए और ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए तुम देखोगे कि फिर y=x पे एक भी एटम नहीं मिलेगा। सो कैल्शियम इज द हैवीएस्ट एलिमेंट जिसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है और वो स्टेबल होता है। उसके बाद यार चीज़ें कुछ इस तरीके से होती है कि डेविएशन आ जाता है और n/p रेशियो जब 1 से बड़ा होता है तभी एटम या न्यूक्लियाई की बात करें, अगर न्यूक्लियाई स्टेबल होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी यार एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, न्यूक्लियर एक्टिविटी है रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद यार Z=83 बिस्मथ जो है हेवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट। यार Z=83 मतलब कि बिस्मथ हेवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट होता है। तो यार इतनी चीजें तुम्हें पता है। इसके बाद यार आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें ये पता करना है कि भाई रेडियो एक्टिविटी है क्या और वो होती क्यों। देखो भाई रेडियो एक्टिविटी है कि कोई भी तरीके की एमिशन हो रही है अगर न्यूक्लियस से, अगर न्यूक्लियस अपने नेचुरल स्टेट को छोड़ रहा है, मान लो कि एक न्यूक्लियस है वो इस स्टेट में पाया जाता है और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके इस स्टेट में ले जा रहा है, कलर के डिफरेंस से यहाँ पे दिखाया हो, तो यार ये भी रेडियो एक्टिविटी है क्योंकि वो अपने फेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सो न्यूक्लियर एक्टिविटी इज अ लाइक रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियाई की एक्टिविटी होती है। यहाँ पे न्यूक्लियाई की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आते हैं, ना कि बाहरी इलेक्ट्रॉन वगैरह में। तो यार डिसइंटीग्रेशन टेंड टू प्रोड्यूस न्यू न्यूक्लियाई near the stability line and continue until a stable nuclei is produced। देखो भाई disintegration tend to produce new nuclei near the stability line and continue until a stable nuclei is produced। अगर मान लो यहाँ पे एक एटम है, ध्यान दो ये स्टेबिलिटी लाइन नहीं है, ये एक एटम है। ऐसे ही एक एटम मान लिया कि भाई नेचर में होता है। अब यार ये ऐसा कोशिश करेगा कि ये इसकी तरफ जाए, कभी प्रोटॉन घटा के, कभी न्यूट्रॉन घटा के, कभी गामा डीके करके, कभी अल्फा डीके करके, कभी बीटा डीके करके, किसी भी टाइप के रेडियो एक्टिव फेनोमेना के थ्रू इसका टारगेट बस एक ही होगा कि ये इस लाइन की तरफ जाए। जैसे जैसे ये इस लाइन की तरफ जाएगा इसका रेडियो एक्टिव नेचर कम होता जाएगा। तो यार आई होप कि ये काफ़ी बेसिक सा थियोरेटिकल सा डिस्कशन था और ये तुम्हें समझ आया होगा। यार इसके बाद चलो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की।
व्हाट इज डीके? चेंज ऑफ न्यूक्लियर constitution via emission of different rays, different substances कह लेते हैं अभी के लिए। तो यार अगर मैं तुम्हें बताऊं बेसिकली कि हम जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं लाइक जेई के लिए, उसमें कितनी तरीके की डीके होती है। तो यार डीके कुछ टाइप्स की होती है लाइक अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी होता है। तो यहाँ पे चलो देखते हैं अल्फा डीके क्या होता है। यार अल्फा डीके में कुछ नहीं होता, एक हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस क्या होगा भाई? He2 4, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि 2 + 2, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो यार ये निकल जाता है। तो ऐसे केसेस में इसका एटॉमिक नंबर 2 से घट रहा है क्योंकि 2 प्रोटॉन निकला, और मास नंबर 4 से घट रहा है क्योंकि 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन निकला, और A-4 हो गया। तो यार यहाँ पे न्यूक्लियाइड बिलो द स्टेबिलिटी लाइन शोज दिस टाइप ऑफ डीके। मैंने तुम्हें बताया था कि ये एक लाइन है, स्टेबिलिटी लाइन है। यहाँ पे जो न्यूक्लियाइड होगी मतलब इस लाइन के नीचे, वो इस तरीके की चीज, इस तरीके की एक्टिविटी को शो कर रहा होगा। इसके बाद यार चलते हैं बीटा डीके पे। यार ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा तुम्हें याद होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यार, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये इक्वेशन समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यार काफ़ी लॉजिकली मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या निकल रहा है और क्या मतलब ये बस सब्सट्रैक्शन है सिंपल। यार बीटा डीके में क्या होता है? बीटा पार्टिकल्स रिफर टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो यार 2 टाइप के बीटा डीके होते हैं, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डीके। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बीटा नेगेटिव डीके के, और फिर बात करेंगे बीटा पॉजिटिव डीके के। तो यार न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज 0 है, प्लस माइनस इक्वल 0, और यार एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। अब ऐसा कब होता है कि जब, समझो तुम बात को मेरे, कि जब एटम के पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन है। मान लो कि कोई एटम है वो स्टेबिलिटी लाइन के इस तरफ है और उसे अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को घटाना और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बढ़ाना है। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? मान लो ये अपना स्टेबिलिटी लाइन है। यार यहाँ पे एक एटम है जो कि n/p रेशियो मच ग्रेटर देन 1 है, और इसको n/p रेशियो नियरली इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटर देन 1 बट नियरली इक्वल टू 1 करना है। तो फिर ये क्या करेगा? ऐसे केसेस में एक न्यूट्रॉन डिके करता है, वो प्रोटॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। अब यार एंटी न्यूट्रिनो कोई तुम्हें याद नहीं रखना है क्या होता है। अब एंटी न्यूट्रिनो बस इसलिए रिलीज होता है ताकि एनर्जी प्लस मोमेंटम कंजर्व्ड रहे। एंटी न्यूट्रिनो का बस इतना रोल है। उसके बाद यार बात करेंगे बीटा पॉजिटिव डीके के। तो यार याद रखो कि बीटा नेगेटिव डीके में क्या रिलीज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी, तो बीटा पॉजिटिव डीके में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में डीके करता है। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन होता है ऐसा सब्सटेंस जिसकी मास होती है इलेक्ट्रॉन के इक्वल और चार्ज होती है +1 कूलम। उसके बाद यार मतलब +1 कूलम नहीं, +1 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे यार एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है। न्यूट्रिनो का काम सेम है कि एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करना। तो तुम समझ पा रहे होगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस में डिके करता है। देखो चार्ज दोनों तरफ बैलेंस्ड है, यहाँ पे +1 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे +1 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मास 1 है, यहाँ पे मास 1 है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यार इसकी भी इक्वेशन होती है। अब मैं फ्यू प्रॉब्लम्स लिख के लाया हूँ। प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये मैथमेटिक्स ऑफ बीटा डीके है। यार हमने मैथमेटिक्स ऑफ अल्फा डीके देखा था, उसमें देखा था कि ऐसा कुछ है अगर, तो वो डीके करके बन जाता है ऐसा कुछ। तो ये अल्फा डीके की मैथ्स थी। तो यार ये बीटा डीके की मैथ्स पढ़ना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बीटा नेगेटिव डीके है तो बीटा नेगेटिव डीके में देखो हमने देखा था क्या, कि न्यूट्रॉन डीके करके बना रहा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा यार, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा रहा, तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट
एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा 1 से, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा अपने पास चार्ज कंजर्वेशन के लिए, और एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। उसके बाद यार बीटा पॉजिटिव डिके में तुम देख सकते हो कि एक ZA है, और यहाँ पे यार एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता था एक न्यूट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में। तो यार यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक प्रोटॉन घट रहा है और वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यार मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, बट ये 1 से घट जाएगा क्योंकि यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एटॉमिक नंबर, ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है। और यार ये हो गया अपना पॉजिट्रॉन और ये हो गया अपना न्यूट्रिनो, जो कि मास मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए रिलीज होता है। हो तो इतनी अगर चीज़ें तुम्हें क्लियर है तो यार एक और टाइप का डिके तो नहीं कहेंगे इसे, बट एक और टाइप का न्यूक्लियर कंस्टिट्यूशन में चेंज पाया जाता है, और वो होता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो यार पेरेंट न्यूक्लियस एब्जॉर्ब्स वन ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या चीज़ बोल दिया भैया आपने, मान लो यार ये के शेल है, तो यार इससे एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ जाएगा, बस इतनी चीज़ें तुम्हें समझनी है। तो यहाँ पे यार क्या होगा, एक प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यार ये किस तरीके का रिएक्शन है, ये बीटा पॉजिटिव डीके टाइप का रिएक्शन है। तो यार ये कहा जाता है कि एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो, यहाँ पे देखो न्यूट्रिनो निकल रहा है, यहाँ पे देखो न्यूट्रिनो निकल रहा है, एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो एंड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर आर कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस, आर कॉम्पिटिटिव न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि यार देखो दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है। अगर मैं बेरिलियम 47 का अगर मैं करा दूं बीटा पॉजिटिव डिके, तो वो भी वही बनाएगा लिथियम 37। तो यार इतनी चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, काफ़ी सिंपल मैथ्स है, बट इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं यार, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए। एक एटम देके तुमसे पूछ सकता है कि इस डिके के बाद क्या बनने वाला है। तो यार चलो अब बात करते हैं गामा डिके की। तो यार गामा डिके, very often a nucleus that undergoes radioactive decay, which is alpha decay or beta decay, is left in an excited state. To come back to its normal or ground state, gamma rays, which is high energy rays, are emitted. So energy of the order of several mega electron volt, मतलब कि 10 raised to the power 6 electron volt। चलिए मैंने पढ़ के सुना दिया आपको इंग्लिश में, ये क्या है आप अपने भाषा में समझते हैं इसे। तो यार देखो कि हमने पढ़ा था कि एक एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिमिलरली अगर मैं न्यूक्लियस की चित्र बनाऊं, न्यूक्लियस का चित्र बनाऊं तुम्हारे सामने, दिस इज द न्यूक्लियस। तो यार इसमें भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। उसमें ऑर्बिट्स नहीं होते हैं, बट हाँ उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो यार जब कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है तो जनरली क्या होता है, अल्फा डीके या बीटा डीके में एक्साइट हो जाता है, न्यूक्लियस एक्साइट हो जाता है। ध्यान देना, मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, और ये अपना न्यूक्लियस है, इसे हमेशा ध्यान दे के रखना। देखो मैं शेड भी कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तुम्हें यार, ठीक है। So very often a nucleus that undergoes radioactive decay, which is alpha or beta decay, is left in an excited state. क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो यार मैंने तुम्हें पहले ही बताया, फिजिक्स में कोई भी चीज़ स्टेबल तब होती है जब उसकी एनर्जी कम होती है, और ये तो भाई ऐसे ही एक्साइट हो गया, मतलब जो पहले था अब उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसके पास। तो ये कोशिश करेगा कि ये अपने ग्राउंड स्टेट में, अपने नॉर्मल स्टेट में, और ऐसा करने के लिए यार ये गामा रेज, हाई एनर्जी रेज एमिट करता है। अब हाई एनर्जी क्यों लिखा? क्योंकि तुम्हें अगर याद है तो हमने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंकड़ा पढ़ा था। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक शेल में जब ट्रांजिशंस होती है। और यहाँ पे और ऑर्डर देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इससे 10 रेज टू द पावर 6 टाइम्स ज़्यादा। समझ रहे हो क्या? 10 रेज टू द पावर 6 काफ़ी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसलिए यार यहाँ पे हाई एनर्जी लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्योंकि गामा रेज काफ़ी हाई एनर्जी होती है, इसकी पेनेट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। यार पेनेट्रेशन पावर मैंने तुम्हें एक्सरेज वाले वीडियो में पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके ज़रूर चेकआउट करो। चलिए दोस्तों, अब डीके लॉ की कहानी थोड़ी सी समझ लेते हैं। यार डीके लॉ में आज बेसिक्स पढ़ा रही हूँ, डीके लॉ की बेसिक्स पढ़ाऊंगा बस आज। आज कुछ भी एडवांस बात नहीं करेंगे डीके लॉ में,
आज बस बेसिक्स की बात करेंगे यार, क्योंकि तुम जाके बस अभी क्वेश्चंस लगा पाओ बेसिक्स एनसीईआरटी लेवल। उसके बाद करेंगे एडवांस लेवल की बात है नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज बस एनसीईआरटी लेवल की बात है, एडवांस नेक्स्ट वीडियो में हो रहा होगा, तो उसका चिंता तुम्हें करने का ज़रूरत नहीं है। तो यार सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ होता क्या है? तो यार रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ बस ये होता है, बस ये होता है, बस ये। अब ये क्या है यार? अगर तुमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रखा है तो तुमने पढ़ा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तुमने कई सारी जगहों पे ऐसे पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे केसेस में प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ द रिएक्टेंट के। यार यहाँ पर भी हम जो भी न्यूक्लियर फिजिक्स में बात करते हैं, ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि जो द रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? तुम बता सकते हो क्या? मुझे बता सकते हो? यार यहाँ पे भी वही होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट, मतलब कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मतलब जो डिके कर रहा है उसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे यार लैम्डा जो है वो डिके कांस्टेंट है, तो लैम्डा अपने पास है डिके कांस्टेंट। देखो मैंने लिख दिया है लैम्डा डिके कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। दो चीजें लिख दी है। तो यार ऐसे में तुम देखो कि रेट ऑफ द रिएक्शन अब हम कैसे लिखेंगे, मतलब माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि ए घट रहा है। कैलकुलस डिफरेंशिएशन में जब कुछ घटता है तो हम माइनस लिखते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा ए। रेट ऑफ चेंज इज द डेरिवेटिव एंड द साइन रिप्रेजेंट्स कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पे यार चीजें घट रही है, इतना मैं मानता हूँ कि इतना मैथ्स तुम्हें समझ आता है, क्योंकि तुम अपने तैयारी के लास्ट लैप में होंगे। बेसिकली ये क्रैश कोर्स टाइप का चीज़ है। तो यार यहाँ पे देखो बस कुछ नहीं करा, फिर इंटीग्रेशन वगैरह कर दिया इसको 0 से t, और इसको इंटीग्रेट कर दिया यार a0 से at। समझ रहे हो क्या? फिर यार इंटीग्रेशन के बाद नेगेटिव साइन वगैरह आया, फिर ये इक्वेशन अपने पास आती है, और इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है अपने पास। तो यार फॉर्मूला कैसे आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2a लगा के। तो यार जब 2a लगा देंगे तब क्या होगा वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यार नेक्स्ट इसीलिए डेरिवेशन हमेशा आना चाहिए। तो यार अगर हम 2a लगा देंगे तो मैं अभी बता देता हूँ क्या होगा। तो यार यहाँ पे एक हाफ आ जाएगा, मतलब डी ए बाई डी टी हाफ, और यहाँ पे यार लैम्डा आ जाएगा। अब क्यों आता है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट अभी के लिए तुम फॉर्मूला याद रखो यार, टी हाफ टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स हाफ। तो यार ऐसे केसेस में तुम ए टी को a0 बाई 2 रख के लॉन लेके सॉल्व कर सकते हो, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर ऐसा कहें कि इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है ये फॉर्मूला। यार मैं बस ये बताना चाहता था कि बेसिकली डेरिवेशन कैसे होता है। तो यार ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज 0.693 बाई लैम्डा, विच इज द डिके कांस्टेंट। ये हाफ लाइफ होता है। यार मीन लाइफ होता है द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स 1 बाई ई टाइम्स हो। तो यहाँ पे यार तुम लैम्डा टी की वैल्यू 1 रख सकते हो, और ऐसे केस में फिर टी आ जाएगा 1 बाई लैम्डा। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो ये थी अपनी कहानी न्यूक्लियर फिजिक्स की, बहुत ज़रूरी सी। ये भी एक फॉर्मूला है यार, इस चैप्टर में थोड़े बहुत फॉर्मूलाज है जो कि तुम डिराइव कर सकते हो, बट याद रखोगे तो तुम्हारा ही टाइम बचने वाला है एग्जाम में। तो यार ये अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स की कहानी थी, स्टार्टिंग वीडियो था। इसके बाद कुछ एडवांस डिके लॉस की बात करेंगे, और लास्ट वीडियो में हम बाइंडिंग एनर्जी और क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी जब नेगेटिव होती है तो एटम और न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है। तो यार तब तक के लिए चैनल को प्यार करते रहे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।